बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लेक्सर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कम्बिनेशनल सर्किट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जितनी भी है। इसके अलावा हर उस सिस्टम जिसमें मल्टीपल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है और एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन पर उसे ट्रांसमिट किया जाता हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग का जो टेलीफोन नेटवर्क है या मोबाइल नेटवर्क है, जिसमें यूजर्स की तादाद हज़ारों में है लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास सिंगल ही है। सो हर एक ऐसी सिस्टम, हर वो जगह जहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से डाटा लिया जाए और उसको एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट करना हो, तो वहाँ पर मल्टीप्लेक्सर काफ़ी यूज़फुल होता है। मल्टीप्लेक्सर को डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का ये काम होता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी इनपुट लाइन का डाटा आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट करेगा या ट्रांसमिट होगा। जब भी हम मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर में आप याद रखिएगा कि हमेशा सिंगल आउटपुट लाइन होगी, जबकि मल्टीपल इनपुट लाइंस होते हैं। मल्टीपल इनपुट लाइंस मतलब एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस होंगी, लेकिन आउटपुट लाइन की तादाद हमेशा एक ही आउटपुट होगी। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास डाटा सेलेक्ट लाइंस भी होते हैं। यहाँ पर अगर इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखें तो ये हमारे पास एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर मींस अ मल्टीप्लेक्सर विद 4 इनपुट लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइन। सो आउटपुट लाइन हमेशा जब भी मल्टीप्लेक्सर की बात होगी तो आउटपुट लाइन तो हमेशा सिंगल होगी। इस केस में आउटपुट लाइन को वाई कहा गया है, सिंगल आउटपुट लाइन है वाई। जबकि जो मल्टीपल इनपुट लाइंस है ए बी सी और डी। सो इस केस में हमारे पास 4 इनपुट लाइंस है ए बी सी और डी, जबकि आउटपुट लाइन एक ही है वाई। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये दो जो है S0 और S1, ये दो डाटा सेलेक्ट लाइंस है। और डाटा सेलेक्ट लाइंस का काम क्या होता है कि डाटा सेलेक्ट लाइंस ही डिसाइड करती है कि किस इनपुट लाइन का डाटा आउटपुट लाइन पर ट्रेवल करेगा। इस केस में अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें जहाँ पर जिसमें 4x1 मक्स शो किया गया है, यहाँ पर दो डाटा सेलेक्ट लाइंस है S0 और S1। सो ये दो डाटा सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी कि इनपुट लाइंस ए बी सी या डी, इन 4 इनपुट लाइन में से किस इनपुट लाइन का डाटा आउटपुट वाई पे ट्रेवल करेगा। डाटा सेलेक्ट लाइन डिसाइड विच इनपुट लाइन डाटा टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी आउटपुट लाइन। जबकि जो डाटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद होती है ये डिपेंड करती है इनपुट लाइंस की तादाद के ऊपर। द नंबर ऑफ डाटा सेलेक्ट लाइंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ input lines and data select lines are required for 2 raised to power n input lines। अगर हमारे पास लेट्स सपोज 4 इनपुट लाइंस हैं तो हमें 2 डाटा सेलेक्ट लाइंस चाहिए होंगी। n डाटा सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर 2 raised to power n इनपुट लाइंस। अगर डाटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद 3 है तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट लाइंस की तादाद 8 हो सकती है। सो इनपुट लाइंस, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस डिसाइड करती है कि डाटा सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। अगर हमारे पास कोई मल्टीप्लेक्सर है जिसमें हमारे पास 16 इनपुट लाइंस है तो 16 इनपुट लाइंस के लिए हमें 4 डाटा सेलेक्ट लाइंस चाहिए होंगी। अगर कहीं पर हमारे पास 8 इनपुट लाइंस है तो 8 इनपुट लाइंस के लिए हमें 3 डाटा सेलेक्ट लाइंस चाहिए होती है। अगर 10 इनपुट लाइंस है तो 10 इनपुट लाइंस के लिए फिर हमें 4 डाटा सेलेक्ट लाइंस चाहिए होंगी। सो डाटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद डिपेंड करती है इनपुट लाइंस की तादाद के ऊपर। और डाटा सेलेक्ट लाइंस का काम क्या होता है? डाटा सेलेक्ट लाइन का ये काम होता है कि ये डिसाइड करती है कि किस इनपुट लाइन का डाटा आउटपुट लाइन पे ट्रेवल करेगा। मल्टीप्लेक्सर की जब भी बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा सिंगल आउटपुट लाइन होगी। फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर को जरा डिटेल से देखते हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स अ मल्टीप्लेक्सर विद 4 इनपुट लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइन। अगर हम इसकी टेबल को देखें, 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट लाइंस है। 4 इनपुट लाइंस का मतलब ये है कि डाटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद 2 होगी। सो दो डाटा सेलेक्ट लाइंस है S0 और S1, जबकि एक आउटपुट लाइन है Y। दो डाटा सेलेक्ट लाइंस है, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब S0 0 होगा और S1 भी 0 होगा
तो आउटपुट लाइन y पे इनपुट लाइन a का डेटा ट्रेवल करेगा। अगर a 0 है तो 0 ट्रांसमिट होगा और 1 है तो 1 ट्रांसमिट होगा, प्रोवाइडेड कि S0 0 हो और S1 0 हो। अगर S1 0 है और S0 1 हो तो आउटपुट लाइन y पे इनपुट लाइन b का डेटा ट्रेवल करेगा। b अगर 0 है तो 0 ट्रेवल होगा और अगर 1 है तो 1 ट्रेवल करेगा, प्रोवाइडेड कि S1 और S0 की वैल्यूज 0 और 1 हो। सिमिलरली अगर S1 1 हो और S0 0 हो तो आउटपुट लाइन y पे इनपुट लाइन c का डेटा ट्रेवल करेगा और 1 1 के केस में आउटपुट लाइन y पे इनपुट लाइन d का डेटा ट्रेवल करेगा। हमारे पास a की आउटपुट है, सो a की आउटपुट फंक्शन हमारे पास आएगा। यहाँ पर आप नोट कर लें कि जो आउटपुट लाइन कॉलम है इसमें जीरोज और 1 मेंशन नहीं किए गए बल्कि वेरिएबल्स इंडिकेट हो रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनपुट लाइन है, हमें नहीं पता कि इनपुट लाइन पे 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। सो वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, वेरिएबल a, b, c और d। ये बूलियन वेरिएबल्स है। बूलियन वेरिएबल मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। सारा कुछ डिपेंड कर रहा है डेटा सेलेक्ट लाइंस पे। डेटा सेलेक्ट लाइंस की वैल्यूज ही डिक्टेट कर रही है कि आउटपुट लाइन पे कौन सी इनपुट लाइन का डेटा ट्रेवल करेगा। अगर डेटा सेलेक्ट लाइंस की वैल्यू 0 1 है तो b का डेटा ट्रेवल करेगा। a का आउटपुट है, सो हमारे पास a की आउटपुट फंक्शन आएगा। a का डेटा ट्रेवल होगा जब S1 0 हो और S0 भी 0 हो। b का डेटा y को मिलेगा अगर S1 0 हो और S0 1 हो। c का डेटा y को मिलेगा अगर S1 1 हो और S0 0 हो। और d का डेटा आउटपुट लाइन y को मिलेगा अगर S1 1 हो और S0 भी 1 हो। हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इनपुट लाइन जो डेटा सेलेक्ट लाइंस है उनकी वैल्यूज लेट्स सपोज है 1 0। ना 1 0 का मतलब ये है कि S1 1 होगा, S0 0 होगा। अगर हम इस टर्म को देखें, S1 अगर 1 है और S0 अगर 0 है तो S1 का प्राइम S1 को 0 कर देगा, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस टर्म को अगर आप देखें, S1 अगर 1 हो और S0 0 हो तो ये टर्म भी 0 की इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को अगर हम देखें, यहाँ पर भी अगर S1 1 हो और S0 0 हो तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म रह जाएगा। नाउ इस टर्म में अगर S1 1 हो और S0 0 हो तो 0 का कंप्लीमेंट उसको 1 बना देगा, 1.1 इंटू C। नाउ C पे डिपेंड करेगा। अगर C 0 है तो Y को 0 मिलेगा और अगर C 1 हो तो Y को 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब डेटा सेलेक्ट लाइंस पे S1 1 हो और S0 0 हो तो Y को C की वैल्यू मिलेगी। इनपुट लाइन C पे जो डेटा होगा वो आउटपुट लाइन Y पे आ जाएगा। सिमिलरली बाकी कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट उनकी करस्पॉन्डिंग इनपुट लाइंस का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रेवल करेगा। इन्हीं आउटपुट फंक्शन से हम इसकी लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। y is equal to S0 prime into S1 prime into A plus S1 prime into S0 into B plus S1 into S0 prime into C plus S1 S0 into
डी। यहाँ पर भी हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि S1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और S0 हमारे पास 0 है। नाउ जब S1 1 होगा और S0 0 होगा तो S0 की 0 से ये हमारे पास 0 हो जाएगा, जबकि ये 0 हो जाएगा। S1 हमारे पास 1 है, वो 1 यहाँ पे इन्वर्ट होके 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास एक ही टर्म रह जाएगा, ये वाला, जिसमें सारा कुछ डिपेंड करेगा वेरिएबल C के ऊपर। सो जो यहाँ पर इनपुट लाइन C का डेटा होगा वही डेटा हमारे पास आउटपुट लाइन Y पे आएगा। इस तरह अगर आप बाकी कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट चेक कर लें तो उनके करिस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पे आएगा। एट क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर देख लेते हैं। 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स अ मल्टीप्लेक्सर विद 8 इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन। जब भी मल्टीप्लेक्सर की बात होगी आउटपुट लाइन हमेशा सिंगल ही रहेगी। 8 इनपुट लाइन्स है तो हमें 3 डेटा सेलेक्ट लाइन्स चाहिए होंगे। उनको यहाँ पे कहा गया S0, S1 और S2। हमें पता है कि डेटा सेलेक्ट लाइन्स की तादाद डिपेंड करती है इनपुट लाइन्स की तादाद के ऊपर। अगर हमारे पास n डेटा सेलेक्ट लाइन्स है तो इसका मतलब ये होगा कि 2n इनपुट लाइन्स है हमारे पास। अगर हम इसकी टेबल देखें, 3 डेटा सेलेक्ट लाइन्स है S0, S1 और S2 और सिंगल आउटपुट लाइन है Y, और हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उसकी स्पेसिफिक इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। लाइक 0 0 0 के केस में इनपुट लाइन A का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा। 0 0 1 के केस में इनपुट लाइन B का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा, एंड सो ऑन अप टिल 1 1 1 जिसमें इनपुट लाइन H का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। इससे अगर हम इसकी बूलियन फंक्शन लिख के आउटपुट फंक्शन बनाए, हमारे पास इसका ये आउटपुट फंक्शन आ जाएगा। और जब हम इसके ज़रिए से लॉजिक डायग्राम बनाए तो हमारे पास 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की लॉजिक डायग्राम बन के आएगी। 8 इनपुट लाइंस है, सिंगल आउटपुट लाइन है, जबकि 3 हमारे पास डेटा सेलेक्ट लाइंस है। बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। एक मल्टीप्लेक्सर के जरिए बूलियन फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम जिस बूलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर के जरिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो बूलियन फंक्शन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में नहीं है बूलियन फंक्शन तो उसे हम मल्टीप्लेक्सर के जरिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में लेके आए। उसके बाद अगले स्टेप में हम मल्टीप्लेक्सर चूज़ करेंगे कि हम कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करें। तो वो डिपेंड करता है बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर वेरिएबल्स की तादाद के ऊपर। हम एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चूज़ करेंगे जिनमें डेटा सेलेक्ट लाइन्स की तादाद हमारे बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर वेरिएबल्स की तादाद से 1 लेस हो। इसका मतलब ये है कि अगर लेट सपोज हमारे बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर 4 वेरिएबल्स है तो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा जिनमें 3 डेटा सेलेक्ट लाइन्स हो। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है तो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा जिनमें डेटा सेलेक्ट लाइन्स की तादाद 2 हो। मतलब डेटा सेलेक्ट लाइन्स की तादाद बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर वेरिएबल्स की तादाद से 1 लेस होनी चाहिए। मल्टीप्लेक्सर चूज करने के बाद हम अगले स्टेप में ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हम बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स है उनको हम कनेक्ट करेंगे डेटा सेलेक्ट लाइन्स के साथ, जबकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल होगा
उसे हम कनेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल इनपुट लाइंस के साथ। इसको एक एग्जांपल के जरिए से देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमें एक बूलियन फंक्शन गिवन है और हम चाहते हैं कि इस बूलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर के जरिए इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये बूलियन फंक्शन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है कि नहीं है। इस केस में ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में ना होता तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करते। अब जबकि ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है तो हम अगले स्टेप में चले जाते हैं। अगले स्टेप था मल्टीप्लेक्सर चूज करना। नाउ अगर हम इस बूलियन फंक्शन को देखें तो इसके डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, ए, बी और सी। सो अगर डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, सो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा जिसमें डेटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद 2 हो, मतलब एक कम होनी चाहिए। 3 वेरिएबल्स है डोमेन में, तो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चूज करेंगे जिसमें 2 डेटा सेलेक्ट लाइंस हो। फिर उसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। 3 वेरिएबल्स है डोमेन में, ए, बी और सी, जबकि आउटपुट फंक्शन है एफ। अगर हम इसको ट्रुथ टेबल में कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास मिन टर्म्स है 1, 2, 6 और 7। तो 0, 0, 1 पर आउटपुट पे 1 आ जाएगा, 0, 1, 0 पे आउटपुट 1 देगा और 1, 1, 0 मतलब 6 के केस में आउटपुट 1 है, जबकि 1, 1, 1 7 के केस में आउटपुट 1 है। नाउ यहाँ पर हम जो आउटपुट फंक्शन है इसको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल। डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, ए, बी और सी। ए को हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे रखा है, जबकि सी को हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे रखा है। सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स है वो है ए और बी, जबकि सी हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल है। सो आउटपुट एफ को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी। इन 2 रोज में देखते हैं जहां पर ए और बी दोनों 0, 0 हों। यहाँ पर भी ए 0 है और बी 0 है, जबकि इस रो में भी ए 0 है और बी 0 है। इन 2 रोज में अगर हम देखें, अगर सी जब सी 0 होता है तो आउटपुट फंक्शन एफ भी 0 होता है। जब सी 1 है तो आउटपुट फंक्शन एफ भी 1 है। सो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू सी। फिर अगली 2 रोज में देखते हैं जहां पर ए और बी दोनों 0, 1 है। इस रो में भी ए 0 है, जबकि इस रो में भी ए 0 है। इस रो में भी बी 1 है और इस रो में बी 1 है। इन दोनों रोज के लिए ए और बी की कॉम्बिनेशन सेम है। सो इन 2 रोज में देखते हैं, एफ को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सी। जब सी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट एफ इज 1, जबकि सी 1 है तो एफ है 0। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। जब सी 0 होगा तो आउटपुट एफ विल बी 1, जब सी 1 होगा तो आउटपुट एफ विल बी 0। फिर हम अगली 2 रोज देखते हैं जहां पर ए और बी की वैल्यूज है 1, 0। इस रो में भी ए 1 है और बी 0 है, जबकि इस रो में भी ए 1 और बी 0 है। इन 2 रोज में देखते हैं, यहाँ पर हम देखें जब सी 0 है तो आउटपुट एफ इज 0, जब सी 1 है तो तब भी एफ 0 है। इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट एफ इज 0। सी अगर 0 है तो तब भी आउटपुट एफ 0 है, जबकि सी 1 है तब भी एफ 0 है। सो सी की वैल्यू पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सी की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट एफ इस सिनारियो में 0 है। सो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 0। आखिरी 2 रोज को देखते हैं जहां पर ए और बी की दोनों वैल्यूज 1, 1 है। इस रो में भी ए 1 और बी 1 है, जबकि इस रो में भी ए 1 और बी 1 है। यहाँ पर जब हम देखते हैं जब सी 0 हो तो एफ इज 1, जब सी 1 हो देन एफ इज अगेन 1। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सी की वैल्यू कुछ भी हो, एफ की वैल्यू 1 ही रहती है। सो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1।
ओके, 3 वेरिएबल्स है डोमेन में, सो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चाहिए जिसके अंदर 2 डेटा सेलेक्ट लाइन्स हो। नाउ 2 डेटा सेलेक्ट लाइन्स कौन सी मक्स में होते हैं? 4x1 मल्टीप्लेक्सर में होते हैं। जिस मल्टीप्लेक्सर में डेटा सेलेक्ट लाइन्स की तादाद 2 होती है वहाँ पर इनपुट लाइन्स हमारे पास 4 होते हैं। सो अगर डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, सो हमें एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर चाहिए जिसमें 2 डेटा सेलेक्ट लाइन्स हो। 2 डेटा सेलेक्ट लाइन्स 4x1 मल्टीप्लेक्सर में होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं ए और बी, उनको हम कनेक्ट करेंगे S1 और S0 के साथ। नाउ ये 2 सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा। जब A 0 होगा और B 0 होगा तो I0 का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रेवल करेगा। जब S1 0 हो और S0 1 हो तो इनपुट लाइन I1 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा। 1 0 के केस में इनपुट लाइन I2 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा, जबकि 1 1 के केस में इनपुट लाइन I3 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा। C हमारे पास रह गया, तो C को हम कनेक्ट करेंगे इनपुट लाइंस के साथ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। देखिए, जब S0 0, हमने कहा था जब S0 0 हो और S1 0 हो, जब दोनों 0 0 हो तो इनपुट लाइन I0 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करेगा। नाउ इन 2 रोज में हम देखते हैं कि जब A 0 और B 0 होगा, B 0 हो, तो आउटपुट लाइन पे जो F है दैट इज इक्वल टू C। जब A 0 हो, B 0 हो और C 0 हो तो आउटपुट लाइन पे 0 ट्रेवल करता है। जब A 0 हो, B 0 हो और C 1 हो तो आउटपुट लाइन पे 1 ट्रेवल करता है। 0 0 के केस में जब A 0 होगा और B 0 होगा तो I0 का डेटा आउटपुट लाइन पे आएगा। तो I0 पे क्या होना चाहिए? I0 पे C को होना चाहिए। अगर C 0 होगा तो आउटपुट लाइन Y पे 0 आएगा। अगर C 1 होगा तो आउटपुट लाइन Y पे 1 आएगा। 0 0 के केस में जो C की वैल्यू होगी वही आउटपुट लाइन पे आती है। जब S1 0 हो और S0 1 हो तो इनपुट लाइन I1 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करता है। 0 1 के केस में इनपुट लाइन I1 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे ट्रेवल करता है। जब A 0 है और B 1 हो तो उस केस में आउटपुट लाइन पे C कॉम्प्लीमेंट ट्रेवल करता है। मतलब जब C 0 होगा तो आउटपुट लाइन पे 1 आना चाहिए और जब C 1 होगा तो आउटपुट लाइन पे 0 आना चाहिए। तो इसलिए I1 के साथ हम कनेक्ट करेंगे C कॉम्प्लीमेंट। जब A 1 हो और B 0 हो तो 1 0 के केस में I2 का डेटा आउटपुट लाइन Y पे आता है। 1 0 के केस में हमने देखा था कि जब A 1 हो और B 0 हो तो F इज इक्वल टू 0। सो हम I2 को क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब A 1 होगा और B 0 होगा तो यहाँ से हमेशा 0 आउटपुट लाइन पे आएगा। 1 1 के केस में हमने देखा था कि F इज इक्वल टू 1। सो हम I3 के साथ VCC कनेक्ट कर देंगे। जब भी A 1 होगा और B 1 होगा तो 1 आउटपुट लाइन पे आएगा। सो इस तरीके से हम बूलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसी कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट काम करती है। मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते थे, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। जिस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में मल्टीप्लेक्सर अहम होता है, उस तरह डीमल्टीप्लेक्सर भी उतना ही अहम होता है। अगर एक साइड पे हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके उसको सिंगल ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट करते हैं, तो रिसीविंग एंड पे हम सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से डेटा लेके उसको मल्टीपल डेस्टिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। सो अगर ट्रांसमिशन साइड पे हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए होता है
तो डेस्टिनेशन साइट पे हमें डी मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट मल्टीप्लेक्सर में हमने कहा था कि मल्टीप्लेक्सर की हमेशा मल्टीपल इनपुट लाइंस होती है जबकि सिंगल आउटपुट लाइन होती है। डी मल्टीप्लेक्सर की हमेशा सिंगल इनपुट लाइन होगी जबकि मल्टीपल आउटपुट लाइंस होंगी और उसके अलावा डेटा सेलेक्ट लाइंस भी होती हैं। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें, ये हमारे पास एक 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर शो किया गया है। 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स अ डी मल्टीप्लेक्सर विद 1 इनपुट लाइन एंड 4 आउटपुट लाइंस। इसके अलावा हमें पास डेटा सेलेक्ट लाइंस भी है इस केस में। इनपुट लाइंस को आप देखें, इनपुट लाइन हमेशा सिंगल ही रहेंगी जबकि मल्टीपल हमारे पास आउटपुट लाइंस होंगी। डेटा सेलेक्ट लाइंस है, डी मल्टीप्लेक्सर के केस में डेटा सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करती है कि इनपुट लाइन जो सिंगल इनपुट लाइन है इस पे जो डेटा आ रहा है ये कौन सी आउटपुट को मिलेगा, मतलब y0 को मिलेगा, y1 को मिलेगा कि y2 को मिलेगा या y3 को मिलेगा। सो डेटा सेलेक्ट लाइंस ही डिसाइड करती है कि इनपुट लाइन पे जो डेटा आ रहा है ये किस आउटपुट को मिलना चाहिए। मल्टीप्लेक्सर में हमने कहा था कि डेटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद डिपेंड करती है इनपुट लाइंस के ऊपर, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर के केस में डेटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद डिपेंड करती है आउटपुट लाइंस के ऊपर। n data select lines are required for 2n आउटपुट लाइंस। जिस तरह इस केस में हम देख सकते हैं अगर 4 आउटपुट लाइंस है तो हमें 2 डेटा सेलेक्ट लाइंस चाहिए, अगर 8 आउटपुट लाइंस होते तो फिर 3 डेटा सेलेक्ट लाइंस की जरूरत पड़ती। डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। ये सिंगल इनपुट लाइन से डेटा लेके उसको मल्टीपल डेस्टिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमेशा सिंगल इनपुट लाइन होगी जबकि आउटपुट लाइंस की तादाद मल्टीपल होती है, एक से ज़्यादा होती है। इस केस में डेटा सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि इनपुट लाइन का डेटा किस आउटपुट लाइन को मिलेगा और डेटा सेलेक्ट लाइंस की तादाद डिपेंड करती है आउटपुट लाइंस की तादाद के ऊपर। 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर को ज़रा डिटेल से देखते हैं। 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स अ डी मल्टीप्लेक्सर विद 1 इनपुट लाइन एंड 4 आउटपुट लाइंस। अगर हम इसकी टेबल देखें, 2 डेटा सेलेक्ट लाइंस है S1 और S0 जबकि 4 आउटपुट लाइंस है Y0, Y1, Y2 और Y3। 0 के केस में यहाँ पर हमने इनपुट लाइन शो किया हुआ है D, तो इनपुट लाइन D का डेटा मिलेगा Y0 को, एक ही इनपुट लाइन है दैट इज D। 0-1 के केस में इनपुट लाइन D का डेटा मिलेगा Y1 को, जबकि 1-0 के केस में D मिलेगा Y2 को और 1-1 के केस में इनपुट लाइन D का डेटा मिलेगा Y3 को। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटा सेलेक्ट लाइन डिक्टेट कर रही है कि इनपुट लाइन का जो डेटा आ रहा है वो कौन सी आउटपुट लाइन को मिले, Y0 को मिले, Y1 को मिले, Y2 को मिले या Y3 को मिले। 4 आउटपुट लाइंस है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 आउटपुट फंक्शंस आएंगी। Y0 is equal to T into S1 prime into S0 prime, Y1 is equal to T into S1 prime S0, Y2 is equal to T into S1 S0 prime and Y3 is equal to T into S1 S0. Let's suppose हमारे पास S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 हो। अगर S1 1 है और S0 0 है तो इसका मतलब ये है कि Y0 को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बेशक D की वैल्यू कुछ भी हो। S1 अगर 1 है और S0 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। S1 अगर 1 है और S0 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। S1 अगर 1 है और S0 0 है तो डिपेंड करेगा D के ऊपर। अगर इनपुट लाइन D पे 0 होगा तो Y2 को 0 मिल जाएगा, अगर इनपुट लाइन D पे 1 होगा तो Y2 को 1 मिलेगा। हमारे पास 4 आउटपुट फंक्शंस है तो इससे हम इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। ये इसकी लॉजिक डायग्राम होगी। अगर S0 0 है और S1 1 है, अगर S0 0 है और S1 भी 0 है तो ये सारा कुछ नलिफाई हो जाएगा और इनपुट लाइन D का डेटा Y0 को मिलेगा। सिमिलरली अगर S0 1 है और S1 भी 1 हो
तो ये y0, y1 और y2 नलीफाई हो जाएंगे और इनपुट लाइन डी का डेटा y3 को मिलेगा। थैंक यू। अपने क्वेश्चन नोट कर लें, इंटरेक्टिव सेशन में उनको फिर डिस्कस करेंगे।